हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कपूर एडवोकेट और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की लाइव सेशंस। इससे पहले हम लोग आगे प्रोसीड करें, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मेरी क्लासरूम्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम्स लाइव क्लासरूम्स होती हैं। इसके लिए मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके आप एनरोल कर लीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल जो कि राकेश कपूर चैनल के नाम से है, जिसको आप जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स के नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। उस पर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज का टॉपिक है सेक्शन नंबर 309 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 309 बेसिकली कोर्ट की एडजॉर्निंग पावर के बारे में बात करता है। तो जब कभी भी मैटर कोर्ट के पास इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट के सामने आ जाता है, तो उसके बाद नॉर्मली तो रूल ये है कि केस डे टू डे चलना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता और कोर्ट को कई बार उस मैटर को एडजॉर्न करना पड़ता है। तो कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं मैटर्स को एडजॉर्न करने के लिए, तो उसके रिलेशन में ही आज हम लोग बात करेंगे। इस सेशन में हम लोग सबसे पहले सेक्शन को देखेंगे, सेक्शन के एसेंशियल्स को भी देख लेंगे, अगर कोई प्रोविजोस है उनको भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशंस को भी देखेंगे, और इसके रिलेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स के जो वेरियस कंसेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट्स हैं, जो कि आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि जुडिशरी में आते हैं, और कोर्ट ऑफ लॉ में इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे होगा इस सेक्शन का, उन सभी एनालॉजीज को हम लोग जजमेंट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 309 ऑफ सीआरपीसी के साथ। सेक्शन नंबर 309 ऑफ सीआरपीसी बेसिकली कोर्ट की उस पावर के बारे में बात करती है जिसमें कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल या इंक्वायरी केस को एडजॉर्न कर सकती हैं और एक्यूज पर्सन को अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल या इंक्वायरी उसको कस्टडी में भेज सकती है, यानी कि रिमांड कर सकती है। देखिए, जहाँ तक रिमांड में भेजने का सवाल है या कस्टडी में भेजने का सवाल है, कोर्ट के पास 2 डिफरेंट सेक्शंस में इसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजंस दिए हैं। एक तो मेंशन किया है सेक्शन नंबर 167 ऑफ सीआरपीसी। आप लोगों ने सुना होगा कि एक पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई, पुलिस ने एप्लीकेशन लगाई पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी। कोर्ट ने एक्यूज पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी। ये बातें तो प्रोमिनेंटली आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन इसके बारे में शायद कम सुना होगा कि कोर्ट ने सेक्शन 309 में इस पर्सन को जेल में भेजा है, ऐसा आपने कम सुना होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि जब कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद चार्जशीट फाइल हो जाती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद वो मैटर कोर्ट के सामने पेशी के लिए लग जाता है, यानी इंक्वायरी के लिए लग जाता है, और उसके बाद जब चार्ज फ्रेम होता है तो उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर एक्यूज पर्सन बेल पर है तब तो उसको रिमांड पर बार बार भेजने की जरूरत नहीं है, जुडिशियल कस्टडी में तो भेजने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो बेल पर है। लेकिन केस को तो एडजॉर्न करना पड़ेगा। तो 309 में हमारे पास 2 डिफरेंट एनालॉजीज हैं। एक तो केस को एडजॉर्न करना, ठीक है, और दूसरा अगर एक्यूज पर्सन बेल पर नहीं है तो फिर उसके रिमांड को भी साथ साथ में एक्सटेंड करना। तो दोनों बातें हैं, दोनों चीजों को ध्यान में रखना। तो मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं कोर्ट की एडजॉर्निंग पावर के बारे में भी बात कर रहा हूं, एडजॉर्नमेंट के साथ साथ रिमांड करने के बारे में भी बात कर रहा हूं, दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले सेक्शन के साथ कि सेक्शन में क्या क्या मेंशन किया है। उसके बाद वेरियस हाई कोर्ट के जजमेंट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स को हम देखेंगे और अलग अलग तरह के एंगल्स के साथ एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन में इनका कैसे इस्तेमाल होगा, ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेक्शन देख लेता हूँ। सेक्शन में देखिए हमारे पास है सब सेक्शन नंबर 1, और ये कहता है कि अगर कोई भी इंक्वायरी या ट्रायल है तो प्रोसीडिंग्स डे टू डे बेसिस पर चलेंगी जब तक कि जितने भी गवाह कोर्ट में मौजूद हैं वो एग्जामिन नहीं हो जाते। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि एडजॉर्नमेंट उस पर्टिकुलर डे पर जरूरी है, यानी सारे विटनेस उस दिन एग्जामिन नहीं हो सकते, वो पॉसिबल भी नहीं है। आप सोचो मैं 3, 4, 5, 10, 20 विटनेस ले आया और एक ही दिन में सारे एग्जामिन हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना। और मान लो आज मैंने एक विटनेस पेश कर भी लिया, मैं उसे एग्जामिन कर रहा हूं, तो हो सकता है उस दिन उसकी टेस्टिमनी पूरी कंप्लीट ना हुई हो, उसका पूरा क्रॉस ना कंप्लीट हुआ हो, उसका पूरा चीफ कंप्लीट ना हुआ हो, तो नेचुरल सी बात है आपको अगली डेट लगानी ही पड़ेगी। तो अगर सारे विटनेस एग्जामिन नहीं हो रहे तो फिर आपको एडजॉर्नमेंट देना ही पड़ेगा, केस को एडजॉर्न करना ही पड़ेगा। तो यही बात वो बोल रहे हैं
कि नॉर्मल जनरल रूल ये है कि आप ट्रायल या इंक्वायरी को डे टू डे बेसिस पर चलाओगे, लेकिन अगर सारे विटनेस एग्जामिन नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप केस को एडजॉर्न कर दो अनदर डेट के लिए। तो इतनी सी बात उन्होंने सबसेक्शन नंबर 1 में लिखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसेक्शन नंबर 1 अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इट्स कमिंग विद वन प्रोविजो। अब प्रोविजो लगाया है उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन। कंडीशन ये है कि मान लो कोई भी इंक्वायरी या ट्रायल उन ऑफेंसेस से रिलेटेड है जो कि सेक्शन 376 से रिलेटेड है, सेक्शन 376 ए के साथ रिलेटेड है, सेक्शन 376 बी, सी और डी के साथ रिलेटेड है। एक्चुअल में ये कुछ सर्टेन ऑफेंसेस क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद ऐड किए गए थे और इनके रिलेशन में ये प्रोविजन मेंशन किया कि इनका कंक्लूजन, इनकी इंक्वायरी या ट्रायल का कंक्लूजन जहां तक पॉसिबल हो सके विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अ चार्जशीट कंप्लीट कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी एक एडजॉर्नमेंट के बारे में एक क्लॉग लगा दिया उन्होंने कि आप कोशिश भैया ये करोगे, एडजॉर्नमेंट आप दे रहे हो वो अलग बात है, लेकिन ये जरूर ध्यान में रख लेना कि आपकी इंक्वायरी या जो ट्रायल है विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अ चार्जशीट वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये बात मेंशन की है इसके प्रोविजो में इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 309। इसमें वो कहते हैं इफ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस और कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, यानी कि एक बार कोर्ट ने इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान जो भी कॉग्निजेंस ले लिया है, फाइंड्स इट नेसेसरी और एडवाइसेबल टू पोस्टपोन द कमेंसमेंट ऑफ और एडजॉर्न any inquiry or trial, it may from time to time for the reason to be recorded postpone or adjourn the same on such terms as it think fit for such time as it consider reasonable and may by warrant remand the accused if in custody। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे यही बात बताई, मैंने कहा केस को एडजॉर्न करना एक अलग फैक्टर है और एक्यूज पर्सन को कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में भेजना एक दूसरा एस्पेक्ट है, लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड है। लेकिन कंडीशन साथ में यह है कि उस पर्सन को बेल ना मिली हुई हो, एक्यूज पर्सन को बेल ना मिली हुई हो। तो कोर्ट ने एक बार मैटर में कॉग्निजेंस ले लिया, ऑफेंस में कॉग्निजेंस ले लिया, उसके बाद आपका ट्रायल स्टार्ट हो गया और कोर्ट को लग रहा है कि नहीं भाई अब इस मैटर को पोस्टपोन करने की जरूरत है, एडजॉर्न करने की जरूरत है, तो कोर्ट उस केस को एडजॉर्न कर सकती है। उसके लिए वो रीजन मेंशन करेगी और अगर एक्यूज पर्सन को बेल नहीं मिला और वो कस्टडी में है तो उसकी कस्टडी को भी एक्सटेंड करेगी थ्रू द रिमांड। 14 दिनों की रिमांड में भेजते हैं ना, मैक्सिमम टाइम मेंशन किया होता है 15 दिनों का, लेकिन हम रिमांड एक्सटेंड करते हैं 14 दिनों की, ऐसे करके। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है सबसेक्शन नंबर 2 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सबसेक्शन नंबर 2 है ये भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी कंडीशन के साथ आ रहा है। कंडीशन एक नहीं बल्कि और भी हैं, जरा एक एक करके सारे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला कंडीशन है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन द विटनेसेस आर इन अटेंडेंस no adjournment or postpone shall be granted without examining them except for the reason or special reason to be recorded in writing। अगर मान लो कोर्ट में गवाह मौजूद है, विटनेस मौजूद है और कोई पार्टी कहती है कि साहब आज इस केस को एडजॉर्न कर दीजिए, हमारा सेक्शन ये कह रहा है कि नहीं, अगर कोर्ट में विटनेस आ गया तो उसका एग्जामिनेशन जरूरी है। आप लोगों ने प्रैक्टिस में भी देखा होगा, जो लोग आप में से जो लोग एक्टिव प्रैक्टिस में आप लोगों ने देखा होगा कि जज साहब ये कहते हैं कि नहीं 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 भाई गवाह आया है, जब तक ये एग्जामिन नहीं हो जाता हम एडजॉर्नमेंट नहीं देंगे, आप जैसे मर्जी कीजिए, हमें नहीं पता आपने टाइम लेना टाइम लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1.5 घंटा आफ्टर लंच रख लेते हैं, लेकिन आप इनको वकील साहब एग्जामिन कर लीजिए। तो कोर्ट एडजॉर्नमेंट देती नहीं है उस केस में। तो यही बात इन्होंने कंडीशन में लगाई कि अगर गवाह आ गया, विटनेस आ गया है, तो कोई रीजन नहीं है कि आप उसे एडजॉर्न करेंगे। ठीक है, उसे एग्जामिन करना ही पड़ेगा। आगे, provided also that no adjournment shall be granted for the purpose of enabling the accused person to show cause against the sentence proposed to be imposed on him। देखो क्या होता है कि जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जजमेंट हम पास करते हैं, एक्यूज पर्सन से कहते हैं कि ठीक है भैया सेंटेंस पर आप क्या कहना चाहते हो बता दो। वो कहता है सर मैं सेंटेंस पर आर्गुमेंट करना चाहता हूं, इस केस को एडजॉर्न कर दीजिए, एक अनदर डेट लगा दीजिए। यहां पर यही बात लिखी है उन्होंने कि सेंटेंस के ऊपर आर्गुमेंट करने के लिए एक्यूज पर्सन को कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा और इसके बेसिस पर कोई भी आप एडजॉर्न नहीं करोगे मैटर को। यानी एडजॉर्न करना है तो कोई और रीजन हो सकता था, लेकिन सेंटेंस पर आप क्या कहना चाहते हो इसके लिए इस मैटर को एडजॉर्न कर दो और कोई और डेट लगा दो और इस दिन मैं आर्ग्यू करूंगा, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है, इस आधार पर तो एडजॉर्नमेंट नहीं दी जा सकती। यही बात इन्होंने यहां पर मेंशन की है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कहते हैं ये जो कंडीशन है इसके साथ भी ये कंडीशन है। क्या कंडीशन? Provided also that no adjournment shall be granted at the request of the party except where the circumstances are beyond the control of that party। देखो, किसी पार्टी कंसर्न ने एक एप्लीकेशन लगाया अंडर सेक्शन 309 के, सर इस मैटर को आप एडजॉर्न कर दो। उस पार्टी को कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा थ्रू एफिडेविट या जैसे भी कोर्ट सेटिस्फाई हो रही है कि ये जो सर्कमस्टांसेस जिसके आधार पर मैं एडजॉर्नमेंट मांग रहा हूं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो जब कोर्ट इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी कि ये जो सर्कमस्टांसेस है ये इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं है और एडजॉर्न करना मजबूरी है, तभी कोर्ट एडजॉर्न करेगी। रूटीन में ऐसे नहीं कि आपने एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट तैयार बैठी है आपकी एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन को अलाउ करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने कहा दैट द फैक्ट द प्लीडर ऑफ द पार्टी इज एंगेज इन अनदर कोर्ट शैल नॉट बी अ ग्राउंड फॉर एडजॉर्नमेंट। कोर्ट में क्या होता है कि जूनियर आता है कोर्ट में और कहता है कि सर हमारे सीनियर साहब जो हैं वो दूसरी कोर्ट में एंगेज हैं दूसरे केस में। कोर्ट कहती है क्यों जी, ये कोर्ट नहीं है, हमारी कोर्ट नहीं है, क्या उनको वकील साहब को यहाँ पर आखिर काम करने की जरूरत नहीं है? तो कोर्ट फिर उस मैटर को वो सुनती नहीं है, वो कहते हैं हम एडजॉर्न नहीं करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, आपके इस आर्गूमेंट को हम सुनेंगे नहीं, जाइए अपने सीनियर को बुला कर लेकर आइए, वकील साहब को लेकर आइए, और या फिर आप उनके जूनियर हैं, अगर आपका वकालतनामा है तो फिर आप आर्ग्यू कीजिए, आप इनका जिरह कीजिए, आप क्रॉस कीजिए, या आप इस प्रोसीडिंग्स को आगे कन्वेन कराइए। तो इस ग्राउंड के ऊपर के लॉयर या काउंसिल किसी और कोर्ट में किसी और मैटर में एंगेज्ड है और इस कोर्ट में वो नहीं आ सकता क्योंकि वहां ऑलरेडी कहीं और एंगेज्ड है, तो इस आधार पर हम इस मैटर को एडजॉर्न कर दें, तो ये भी कोई ग्राउंड नहीं है एडजॉर्न करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं वेयर अ विटनेस इज प्रेजेंट इन अ कोर्ट बट द पार्टी और इज प्लीडर इज नॉट प्रेजेंट और द पार्टी और इज प्लीडर दो प्रेजेंट इन कोर्ट इज नॉट रेडी टू एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। देखो, पार्टी या उसका काउंसिल कोर्ट में मौजूद है, वो कहता है मैं क्रॉस एग्जामिन नहीं कर रहा या मैं एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड नहीं करा रहा, या मान लो पार्टी या उनका काउंसिल कोर्ट में मौजूद ही नहीं है। दोनों कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक कंडीशन ये कि पार्टी और काउंसिल है ही नहीं, दूसरा है तो वो एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिन नहीं करना चाहता, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट अगर गवाह आ गया है, विटनेस आ गया है, तो उसकी स्टेटमेंट को कोर्ट में रिकॉर्ड कर लेगी और अगर चाहे तो चीफ या क्रॉस दोनों को डिस्पेंस विधि भी कर सकती है। यह भी कोर्ट के पास पावर है कि अगर पार्टी नहीं भी है, काउंसिल नहीं एग्जामिन करना चाहता, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्ट अगर उसको एग्जामिन कराना चाहती है विटनेस को, तो कराकर उसके एग्जामिनेशन चीफ को या क्रॉस एग्जामिनेशन को डिस्पेंस विद कर सकती है। इसकी भी पावर हमारे पास क्लॉज नंबर सी में दी है, सबसेक्शन नंबर सी में दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि हमारे पास इसके रिलेशन में सेक्शन 309 के रिलेशन में 2 डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। अब जरा इनको भी देख लेते हैं। देखो, बिना एक्सप्लेनेशन के हम किसी भी सेक्शन को टोटलिटी में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो हमेशा याद रखो एक्सप्लेनेशन की लाइट में ही हमें उस पर्टिकुलर सेक्शन को कंस्ट्रू या इंटरप्रेट करना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है इफ सफिशिएंट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड टू रेज अ सस्पिशन दैट द अक्यूज may have committed an offense and it appears likely that the further evidence may be obtained by remand, this is a reasonable cause for a remand। देखो, जब कभी कोर्ट इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाती है और उनको एविडेंस के थ्रू इस बात का सस्पिशन कोर्ट के सामने क्रिएट किया जाता है कि फर्दर एविडेंस के लिए इस पर्सन का रिमांड जरूरी है, कोई फर्दर एविडेंस कलेक्ट करनी है और उसके लिए इस एक्यूज पर्सन का रिमांड की जरूरत है, तो वहां पर वो कहते हैं ये एक रीजनेबल ग्राउंड होगा उसको रिमांड में देने के लिए, उसको रिमांड पर भेजने के लिए ये एक सफिशिएंट ग्राउंड माना जाएगा। आगे दूसरा वो कहते हैं द टर्म, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है द टर्म ऑन विच एन एडजॉर्नमेंट और द पोस्टपोनमेंट मे बी ग्रांटेड इंक्लूड एन इन एप्रोप्रिएट केसेस द पेमेंट ऑफ कॉस्ट बाय प्रोसिक्यूशन और एक्यूज। देखो, जब कभी भी आप केस को एडजॉर्न कर रहे हो तो कोर्ट ने आपने देखा होगा कोर्ट उस रिलेशन में कई बार कॉस्ट भी लगाती है। ये कोर्ट जो कॉस्ट लगाती है वो प्रोसिक्यूशन पे भी लग सकती है और एक्यूज पे भी लग सकती है। बेसिकली जो एडजॉर्नमेंट सीक कर रहा होता है कोर्ट उनके ऊपर कॉस्ट लगा देती है। तो यहां पर जो कॉस्ट लग रही है वो भी इस सेक्शन का हिस्सा माना जाएगा और कोर्ट कॉस्ट लगा सकती है। ठीक है,
ये तो वेरियस एनालॉजीज हैं हमारे इस सेक्शन के रिलेशन में। अब हम वेरियस हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो वेरियस जजमेंट्स हैं, जो काफ़ी लैंडमार्क हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि जुडिशरी में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और कोर्ट में भी आप इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि इनके बगैर हमारा ये सेक्शन अधूरा है और हमें पूरा प्रॉपर नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, जब कभी भी आप मेरे वीडियो सेशंस को देखते हो, इसको पूरा कंप्लीट देखो यार, उसे आखिरी तक देखो, क्योंकि मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता हूं, इधर उधर कुछ भी डिस्कशन नहीं करता। जितना रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। तो वीडियो हमेशा पूरा देखा करो, और आपके जो कमेंट्स हैं ना, वो मेरे लिए बड़े वैल्यूबल हैं, वो आप ज़रूर मेंशन किया करो। और ये भी, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता दो। अगर मुझे समय लगता है या टाइम अप्रोप्रिएट निकल जाता है, तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मैं उस पर भी वीडियो आपको बना कर दूं, ताकि आपकी नॉलेज एनहांस हो जाए। तो चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। बाकी जो पोर्शन है हमारा, जो दूसरा हिस्सा इस वीडियो का, जिसमें मैं साइटेशन को डिस्कस करूंगा, जरा उसको देख लेते हैं। तो केस लॉज के इंटरप्रिटेशन में जो सबसे पहला लॉजिक मेरे सामने है, वो है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 309 सीआरपीसी एंड 167 सीआरपीसी। इसको एक सिंपल एक लैंडमार्क जजमेंट की मदद से एनालाइज कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं, तो हमें कोई रेफरेंस की ज़रूरत होती है। उस रेफरेंस को देने से, यानी जजमेंट या केस लॉ मेंशन करने से, उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है आपके एक्सप्लेनेशन की, वो बड़ी साउंड हो जाती है, और आपके जो मार्क्स मिलने की टेंडेंसी होती है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि एक ही आंसर लिखने के लिए एक पर्सन को ज़्यादा मार्क्स मिले, आपको कम मिले, क्योंकि आपने कोई केस लॉज नहीं लिखे। तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर आप लोगों को वो केस लॉज दे दूँ, जो कि बेसिकली आपको नीड पड़ेगी एग्जामिनेशन में या कोर्ट ऑफ लॉ में। तो जहाँ तक डिफरेंस का सवाल है, इस रिलेशन में हमारे पास एक लैंडमार्क जजमेंट है, स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस दाऊद इब्राहिम कास्कर एंड अदर्स, 7 मई 1997 का मामला है। इसमें उन्होंने कहा कि जहां तक सेक्शन नंबर 167 का सवाल है, ये वो स्टेज होती है जहां पर कोर्ट अभी कॉग्निजेंस कोर्ट ने नहीं लिया होता, क्योंकि चार्जशीट ही फाइल नहीं होती। तो इस स्टेज पर सिर्फ कोर्ट उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजती है या फिर पुलिस कस्टडी रिमांड देती है। ये दोनों काम कोर्ट कर सकती है, जुडिशियल कस्टडी में भी भेज सकती है और पुलिस कस्टडी रिमांड भी दे सकती है। ठीक है, आगे। और इस केस में उन्होंने आगे ये भी कहा कि जहां तक सेक्शन नंबर 309 का सवाल है, एक बार कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और चार्जशीट फाइल हो गई कोर्ट में पुलिस के द्वारा, उसके बाद कोर्ट सिर्फ जुडिशियल कस्टडी रिमांड ही दे सकती है, पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दे सकती। ये इन्होंने स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस दाऊद इब्राहिम कास्कर एंड अदर्स वाले केस में मेंशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक केस लॉ है कि नो एडजॉर्नमेंट इफ विटनेस इज प्रेजेंट इन अ कोर्ट। देखो ऐसा है, ये तो हमने सबसेक्शन में भी पढ़ा था कि अगर गवाह कोर्ट में मौजूद है, विटनेस मौजूद है, तो फिर केस को एडजॉर्न नहीं करेंगे। लेकिन कई बार कोर्ट कहती है ठीक है भाई, हमारे पास मेंशन है, आप केस लॉ भी तो ले आओ। तो केस लॉ के रिलेशन में हमारे पास है मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2002 का मामला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वॉल्यूम नंबर 7 पेज नंबर 334 में मेंशन किया है, एससीसी में। अब इसमें उन्होंने कहा वेयर द विटनेस आर अवेलेबल एंड हिज एग्जामिनेशन चीफ वॉज ओवर। एक बार विटनेस कोर्ट में आया, उसका चीफ रिकॉर्ड हो गया, अनलेस देयर आर कंपेलिंग रीजंस द ट्रायल कोर्ट शुड नॉट एडजॉर्न द मैटर और मेयर आस्किंग। तो यहां पर वो कहते हैं विटनेस कोर्ट में आया, उसका चीफ रिकॉर्ड हो गया, और आप ये चाहते हो कि इस केस को सर एडजॉर्न कर दो, मैं अगले दिन क्रॉस कर लूंगा। तो कोर्ट कहती है नहीं, आज ही आप वकील साहब क्रॉस कीजिए, जिरह कीजिए, हम इस केस को ऐसे एडजॉर्न नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा कंपेलिंग रीजन है जिसकी वजह से आज उसका क्रॉस नहीं हो सकता, तो फिर तो मजबूरी है, तब तो हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन अदरवाइज हम उसका क्रॉस उस दिन करना ही पड़ेगा और कोर्ट उसे एडजॉर्न नहीं करेगी। तो इसलिए जब कभी भी आप जाओ कोर्ट में, तो तैयार होकर जाओ कि आज चीफ भी रिकॉर्ड होगा और क्रॉस भी रिकॉर्ड होने वाला है, तो वेल प्रिपेयर्ड होकर जाइए पहले से ही। ठीक है ना। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है पुलिस कस्टडी अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी, वेयर अ ट्रायल कमेंस्ड एंड अक्यूज इज रिक्वायर्ड इन अनदर केस। देखो हो क्या रहा है यहां पर, मैंने आपसे कहा 309 में हम लोग क्या करते हैं, 309 में हम लोग उसको रिमांड पे भेजते हैं या केस को एडजॉर्न करते हैं, है ना। मान लो उसे बेल नहीं मिली, तो फिर आप एडजॉर्न भी करोगे और रिमांड पे जुडिशियल कस्टडी रिमांड में भी भेजोगे। अब पुलिस एक एप्लीकेशन कोर्ट में लेकर आती है इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान किसी मैटर में। ध्यान से सुनो मेरी बात, एक केस है, केस नंबर 1, उसमें चार्जशीट आ गई है और उसका ट्रायल चल रहा है। पुलिस ने कोई एप्लीकेशन लगाई उस केस में, ये कहते हुए कि हमें उसको केस नंबर 2 में उसकी रिक्वायरमेंट है।
तो अभी हम लोग कह रहे हैं कि भाई 309 में तो हम सिर्फ पुलिस कस्टडी रिमांड देंगे, जुडिशियल कस्टडी रिमांड देंगे, पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दे सकते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात बताई। लेकिन यहां पर तो वो 309 के स्टेज के ऊपर 167 की एप्लीकेशन लगा रहा है, तो क्या अलाउ करें? इसी पॉइंट के ऊपर साइटेशन है, और साइटेशन क्या कह रहा है? साइटेशन है स्टेट वर्सेस सुख सिंह 1954, राजस्थान हाई कोर्ट का केस है, पेज नंबर 413 पर पब्लिश्ड है। यहां पर वो कहते हैं वेयर एन अक्यूज इज इन जेल लॉकअप एंड द पुलिस वांट हिम टू बी रिमूव टू द पुलिस कस्टडी अंडर सेक्शन 167, यानी वो पर्सन ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है, वो लॉकअप में है, जेल लॉकअप में, जुडिशियल लॉकअप में, जुडिशियल कस्टडी में, और पुलिस कह रही है मुझे इसका पुलिस कस्टडी रिमांड चाहिए इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम अनदर केस, किसी दूसरे केस में। तो क्या मजिस्ट्रेट पुलिस को ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस ट्रायल क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं हाँ जी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो उसको रिमांड 167 की इस दौरान कर सकते हैं, लेकिन उसका कनेक्शन किसी और केस के साथ होना चाहिए, तब 167 की एप्लीकेशन अलाउ करेंगे, उस सेम केस में नहीं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है इफेक्ट ऑफ एडजॉर्नमेंट विदाउट ऑर्डर ऑफ रिमांड। देखो आपने केस को एडजॉर्न कर दिया और एक्यूज पर्सन को रिमांड में तो भेजा ही नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ना कि एडजॉर्न करना अलग बात है और रिमांड पर भेजना अलग बात है, जुडिशियल कस्टडी पर भेजना अलग बात है। अब एक्यूज पर्सन को बेल नहीं मिली थी, वो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में ही था, उससे लेकर आ गया आप कोर्ट में, ट्रायल चल गया, आपने मैटर को एडजॉर्न कर दिया, लेकिन उसको रिमांड पर तो भेजा नहीं, उसकी रिमांड तो एक्सटेंड नहीं की, 14 दिन की रिमांड एक्सटेंड करनी थी ना, वो तो आपने एक्सटेंड ही नहीं की, तो फिर अब क्या करें भाई, ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो इसी पॉइंट के ऊपर ये साइटेशन है, वो कह रहे हैं कि राम नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली वाले केस में कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट किसी केस को ट्राई कर रहा हो और उसके बाद वो केस एडजॉर्न कर दें बाय वे ऑफ सम राइटिंग, ऑर्डर पास करके उसे एडजॉर्न कर दें, बट देयर वाज नथिंग इन राइटिंग ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट ही मेड एन ऑर्डर रिमांडिंग द अक्यूज्ड टू द कस्टडी। आपने एक ऑर्डर पास किया राइटिंग में, ये तो कह दिया कि हम इसको एडजॉर्न कर रहे हैं, केस को दूसरी डेट लगा रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हम इसको रिमांड पर वापस जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वो कहते हैं ऐसी सिचुएशन में द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज आफ्टर द ऑर्डर ऑफ एडजॉर्नमेंट वाज इलीगल। अब इसका जो कस्टडी में जो आपने भेजा है डिटेंशन जो है इलीगल हो गया। अच्छा सर, अगर इलीगल हो गया तो उसे बेल मिल जाएगी? फिर साइटेशन तो ये कह रहा है ना कि उसका कस्टडी, मान लो डिटेंशन अगर इलीगल हो गया तो उसे बेल मिल जाना चाहिए। तो चलो इस पॉइंट के ऊपर एक साइटेशन देखते हैं, कोई साइटेशन है क्या इस पॉइंट पर? यहां पर वो कह रहे हैं वेयर एक्यूज एंटाइटल्ड टू बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ इलीगल डिटेंशन, यानी कि अगर मान लो इलीगल डिटेंशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर ये आधार है तो क्या उसे बेल मिल सकती है? इस रिलेशन में वो कहते हैं महेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाले केस में इलीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन ऑर्डर डज नॉट एंटाइटल एक्यूज टू बी रिलीज ऑन बेल। यानी महेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाले केस में उन्होंने कहा कि अगर डिटेंशन इलीगल भी हो गया ड्यू टू द रिमांड की वजह से बता रहा हूं मैं आपको, अदरवाइज नहीं, मैं अदरवाइज इलीगल डिटेंशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि अगर रिमांड इलीगल डिटेंशन वाली हो गई तो वो बेल मिलने का आधार नहीं बनेगा। ये याद रखिएगा मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं या आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं हायर जुडिशरी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट है हमारे पास, वेदर द सुप्रीम कोर्ट शुड गिव टाइम टू जूनियर फॉर प्रिपरेशन इफ द सीनियर काउंसिल इज नॉट प्रेजेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। ये तो रोज की कहानी है, सीनियर साहब कोर्ट में आते नहीं या आए हैं तो किसी और केस में इन्वॉल्व है, जूनियर कोर्ट में जाता है और वो कहता है कि सर आज तो सीनियर नहीं है तो केस को आप एडजॉर्न कर दीजिए। तो कोर्ट कहती है आप खुद से कर लो, वो कहते हैं नहीं नहीं सर मैं तो नहीं कर सकता, वो सीनियर ही करेंगे, तो आप इस केस को एडजॉर्न कर दो। अगर आप जज हो, आपके सामने ऐसा मैटर आएगा तो आप क्या करने वाले हो? इसके रिलेशन में हमारे पास एक केस लॉ है, हिमाचल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1990 का मामला है, CRLJ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। यहां पर हुआ ये कि जूनियर एडवोकेट ने एडजॉर्नमेंट के लिए अप्लाई किया इस ग्राउंड के ऊपर कि जो सीनियर काउंसिल हैं वो सीरियसली इल हैं, तो वो कोर्ट में नहीं आए हैं। उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने वापस लौटा दिया। कोर्ट ने बल्कि गवाहों को एग्जामिन भी कर लिया और उस एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट से कहा कि आप एक काम करो, इसको क्रॉस एग्जामिन करो। अब वो तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, उसने कहा सर मैं तो प्रिपेयर नहीं हूं। तो फिर कोर्ट ने क्या किया, उस गवाह को डिस्चार्ज कर दिया, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नील करके उसको एग्जाम्प्ट, उसको डिस्पेंस विद करके उसको डिस्चार्ज कर दिया विटनेस को। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो,
भाई कभी क्या कोई आदमी बीमार नहीं हो सकता, और जूनियर को आता नहीं है तो फिर क्या होगा। इस रिलेशन में उन्होंने, कोर्ट ने कहा, हेल्ड दैट द एडवोकेट शुड हैव बीन गिवन टाइम टू प्रिपेयर द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय एडजॉर्निंग द हियरिंग ऑफ केस। तो कोर्ट को उस केस को एडजॉर्न कर देना चाहिए था और उस जूनियर एडवोकेट को समय देना चाहिए था कि ठीक है, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अगर बिना प्रिपरेशन के क्रॉस एग्जामिनेशन आप करने के लिए एम्फेसाइज करेंगे तो अक्यूज पर्सन सीरियसली प्रेजुडाइज हो जाएगा, क्योंकि वो अपना डिफेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय पर वो जो काउंसिल थे वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं था। तो ये एक अच्छा आधार है, उस केसेस पर आप केस को एडजॉर्न कर सकते हैं। चलिए, क्या हमारे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं जिसमें एडजॉर्नमेंट के रिलेशन में कोई डिटेल मेंशन किया हो कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसके रिलेशन में हमारे पास एक केस लॉ है, विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2015 का है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, पेज नंबर 220 पे मेंशन किया। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया, और बल्कि डीप एंग्विश एक्सप्रेस की कि ये डिले टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं और सेक्शन 309 का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम सभी हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दे रहे हैं, सभी चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दे रहे हैं कि इसकी कंप्लायंस 309 की प्रॉपरली की जाए। ठीक है, तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सेशन ऑन सेक्शन नंबर 309 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके जो अपने फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। मेरा फेसबुक पर अकाउंट है जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स के नाम से, उस पर आप सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस पुश करता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल जो कि राकेश कपूर चैनल के नाम से है, आप उसे सर्च कर सकते हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स के नाम से भी। और जो लोग जुडिशरी की क्लासरूम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग मेरी क्लासरूम्स, ऑनलाइन क्लासरूम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल इन रिलेशन टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।